तो इसे स्टार्ट करते हैं। NCERT 7th क्लास जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे ही थे हम। वायु के बारे में बात करनी थी। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें कई प्रकार की गैसें मिली हुई हैं और इन सारी गैसों से मिलकर एक वायुमंडल क्रिएट होता है, जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से ये बना हुआ है। अगर हमारी धरती की ग्रेविटी नहीं होती तो ये वायुमंडल नहीं होता। इसके कुछ घटक हैं, इनमें गैसों का मिश्रण होता है, इन गैसों का कुछ परसेंटेज होता है, तब जाके ये वायुमंडल बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 21% ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ऑर्गन है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और अन्य गैसें साथ में नाइट्रोजन 78%। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के कणों का भी हवा में मौजूद होते हैं। आप जाते हैं, जब भी हम कभी बाइक चलाते हैं, ड्राइव करते हैं या फिर बिना किसी कपड़े के बाहर घूमते हैं, तो हमारे चेहरे पे डस्ट आ जाती है, तो धूल के कण भी आपस में होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हम तो क्या करते हैं, सांस लेते हैं और जो श्वसन क्रिया होती है उसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं और नाइट्रोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। पर लेना तो पड़ता है, क्योंकि अगर कोई आप एक गिलास पानी पियोगे तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन थोड़ी ना होगा, ऑक्सीजन भी होगी ना, H2O ऐसा। पर पेड़ों को ज़रूरत पड़ती है, वे सीधी वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसके फलस्वरूप वो अपना खाना वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो पेड़ डायरेक्ट और नाइट्रोजन नहीं ले पाते, हालांकि उनको ज़रूरत होती है। तो जो हमारे जीवाश्म रहते हैं, धरती रहती है, धरती में क्या होता है, पेड़ पत्ते और जो वेस्ट होता है हमारा या फिर जानवरों का, वो सब मिलके एक खाद बनती है। उसमें जो पेड़ पौधे उगते हैं तो वह वहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। आपने ऑक्सीजन का परसेंटेज देखा हुआ था, 21% था। तो ये सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट गैस है जो वायुमंडल एनवायरनमेंट में हमें मिलती है, वायुमंडल में। सॉरी। तो मनुष्य ठीक है, मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। आपने अक्सर न्यूज़ों में देखा होगा, कई हमारी कॉन्फ्रेंस होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, WCC का कन्वेंशन होता है या फिर अर्थ समिट हुई, और ये इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारी चर्चाएं होती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, उसका एक सिग्निफिकेंस यही होता है ना कि हमारे यहाँ पे आज की डेट में अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। हम कहते हैं पेड़ लगाओ, आसपास देखते हैं नगर पालिका के लोग, ग्राम पंचायत के लोग पेड़ लगाते हैं, हमारे यहाँ पे हम काट देते हैं या फिर गाय खा जाती हैं, हमें इससे कोई नॉर्मल जीवन में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमें मालूम है इन चीज़ों के बारे में, तब गांव के लोगों को तो मालूम रहता है, लेकिन वो वही पेड़ लगाते जो उनके काम के, और अच्छी बात भी है। पर हमें हर एक प्रकार के पेड़ों को रखना चाहिए। कुछ सजावट के होते हैं, कुछ हमें पेड़ फल देते हैं, तो कुछ हमें छाया देते हैं, कुछ औषधियों के काम आते हैं। देखा जाए तो इंडिया में अभी 30% 32% के समथिंग यहाँ पे पेड़ हैं। पर जो चीज़ एक्चुअल में है वो क्या है? पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी ज़रूरी रहती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो इन्वायरमेंट में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले लेते हैं, तो वो बैलेंस बना रहता है आदान प्रदान का। लेकिन अगर पेड़ ख़त्म हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, जैसे कि राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी रहेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इन्वायरमेंट में जाती है तो इन्वायरमेंट को हीट कर देती है, गर्म कर देती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। हमारे यहाँ की जो पर्वत पर्वों पर जो ग्लेशियर्स रहते हैं वो
पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से बाढ़ें आती हैं, नदियाँ बड़ी हो जाती हैं, समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। कई आइलैंडों को दिक्कत होती है क्योंकि उनके पानी का लेवल बढ़ने से उन आइलैंडों को डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी जो रियो की अर्थ समिट हुई थी, वहाँ पे इन्हीं कंट्रीज़ के या फिर आइलैंड्स जो कंट्रीज़ हैं, उनके विचार ये थे कि भाई आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हो, आप लोग मतलब कि रिवॉल्यूशन ला रहे हो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्रीज बन रही हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट कर रही हैं। उन गैस के दौरान जो वायुमंडल ख़राब हो रहा है वो तो सबके लिए है ना। वायुमंडल तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका अमेरिका का वायुमंडल अलग होगा, हमारे यहाँ का अलग होगा। मौसम अलग हो सकता है, वायुमंडल अलग थोड़ी ना होगा, वो तो पूरा एक ही है। हवाओं का एनर्जी का जो आदान प्रदान होता है, जो एनर्जी यहाँ से वहाँ मूव करती है, गर्म से ठंडे, ठंडे से गर्म, तो वो तो सबके लिए बराबर होती है। पर फ़र्क तो ये होता है ना कि आपके यहाँ की बर्फ़ पिघलेगी तो भाई हमारा आइलैंड डूब जाएगा, तो दिक्कत तो हमें होती है। हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे साइड तो भाई पूरा ग्रीनरी है। आप किसी भी आइलैंड पे जाओगे तो आपको पेड़ पौधे बहुत मिलेंगे क्योंकि बरसात वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। पर आप राजस्थान जैसे, अफ्रीका जैसे, सहारा मरुस्थल जैसे इस जगह पे पेड़ थोड़ी ना है। तो भाई बैलेंस तो करना चाहिए हमें। इससे पेड़ लगाने के अभियान हमारी सरकार और सभी कंट्री की सरकार चलाती है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर आपको समझ में आते हैं ना, येलो रेड। तो टेम्परेचर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हमारे जो मौसम है वो भी बदलते जाते हैं। आज गर्मियों के टाइम पे, बरसात के टाइम पे भी गर्मी होती है, ठंडियों तक ही गर्मी चलती रहती है। बल्कि गर्मी के दिन ज़्यादा होने लगे हैं, ठंड के दिन कम होते जा रहे हैं, और बरसात तो नाम आपके ही हो रही है। तो बरसात नहीं होगी तो पेड़ पौधों को दिक्कत होगी, एग्रीकल्चर को दिक्कत होगी, कल के दिन हमारे फूड सिक्योरिटी जो है, हमारे खाद्यान्न जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। पानी का लेवल कम होने की वजह से वैसे ही पानी पीने के लिए कम है, 0.03% पानी है जिसको हम पी सकते हैं। बाकी हालांकि दुनिया में पानी बहुत है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है ना, क्योंकि हम खारा पानी नहीं पी सकते। अब वायुमंडल के बारे में, तो वायुमंडल की कुछ लेयर्स हैं जो मैंने आपको बताई हुई थी: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम रहते हैं, ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे ये क्षोभ मंडल है जो इससे थोड़ा ही ऊंची पे है। इस क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल होते हैं, बरसात होती है, दो मिलकर सभी होते हैं। इसके बाद जो समताप मंडल होता है, इसकी अगर हम हाइट देखना चाहें तो 1 मिनट देख सकते हैं। तो क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर का होता है, मतलब कि ज़मीन से अगर ऊपर ले जाएं तो 13 किलोमीटर तक हम सांस ले सकते हैं। यहाँ पे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षा सब कुछ होता है। समताप मंडल 50 किलोमीटर से होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग समताप मंडल कहलाता है और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे समताप मंडल, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं यहाँ पे अवशोषित की जाती हैं। यहाँ पे ताप का एक मंडल है, ओजोन परत भी यहीं पे होती है, जो कि परावैंगनी सूरज से आने वाली किरणों में से जो परावैंगनी यूवी डी जो रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर देती है ताकि उससे हमें कैंसर जैसी कई बीमारियां ना हो पाएँ, तो हम उससे बच जाते हैं। तो ये ओजोन परत का काम होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन परत भी का भी क्षरण होने लगा है, वो ख़त्म होती जा रही है, पतली पड़ गई, उसकी जो मोटाई होती है वो कम होती जा रही है, ठीक है। इसके बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल को देखा जाए तो मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी लेयर है, तीसरी परत है। यह संताप मंडल के ठीक ऊपर लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत पे आने पर जल जाता है। यहाँ पे इतने सारे चार्जेस होते हैं कि जो उल्कापिंड, जैसे अगर धरती की सीमा है, इसके बाद उल्कापिंड शुरू हो जाते हैं। अगर वो हमारे इस रेडियस में आते हैं, उल्कापिंड मतलब कि कोई एस्ट्रॉइड जो चंद्रमा या फिर सूर्य या फिर किसी के भी आसपास एक पत्थर टाइप का घूम रहा है, क्योंकि वो अपनी ग्रेविटी में है। लेकिन अगर वो धोखे से भी हमारी धरती की ग्रेविटी को टच करता है तो वो धरती की ग्रेविटी उसको खींच लेती है अपनी तरफ। तो जैसे ही वो इस एरिया में आता है तो उसमें आग लग जाती है और वो आते आते हमारे एरिया में कहीं ना कहीं गिर ही जाता है। इसको हम बोलते हैं उल्कापिंड गिरा हुआ है, कहीं लोरा टाइप की लेक बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद मध्यमंडल हो गया, फिर बाह्यमंडल। बाह्यमंडल इसके बाद सारा बाह्यमंडल लगता है। ब्रह्मा वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के तापमान की अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसके बाद तापमान बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यहाँ पे आयन मंडल होता है। वायुमंडल में ही एक आयनोस्फीयर होता है जिसको हम आयनोस्फीयर बोलते हैं, आयन मंडल। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स होते हैं
आयनिक के कण होते हैं। यहाँ ही वही चीज़ है जहाँ से हम जैसे रेडियो से कोई सिग्नल या फिर माइक्रोवेव से जो सिग्नल भेजते हैं वो इसी एरिया से रिफ्लेक्ट होकर धरती पे आते हैं। ठीक, ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए यह उपयोग एरिया है, क्योंकि यहाँ से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर हमारे एरिया में आ जाती है। मौसम और जलवायु के बारे में बात करें अगर, क्या आजकल वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ रहेगा, धूप निकलेगी, इसके बारे में जो हम बातें करते हैं आपस में, इसके बारे में हमें कौन बताता है? क्या जलवायु बदलती रहेगी या एक सी रहेगी? इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक पैटर्न है, वर्ल्ड का एक पैटर्न है, किसी एक छोटे मोटे का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का पैटर्न है। आपको ये पता है कि जो एनर्जी, प्रेशर, ये तो हमारे धरती पे व्याप्त ही है, पहले से ही है, और वो प्रेशर बढ़ना घटना ये क्यों होता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो कुछ डायग्राम से देख सकते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। धरती का समुद्र एरिया, ये कॉन्टिनेंट मतलब कि महाद्वीप, और ये महासागर। इसके अंदर की जो लेयर्स हैं, जैसे कि अगर हम ऊपर से 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हर 1 किलोमीटर में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ये अंदर की बता रहा हूँ। इसके बाद 2900 किलोमीटर पे जाएंगे तो मेंटल एरिया आ जाएगा, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, फिर कोर आ जाएगा। कोर को 2 भागों में बांटा है। 5100 किलोमीटर पे अगर हम जाते हैं तो कोर आ जाता है। इनमें फ़र्क क्या है? ये वाला एरिया तो सॉलिड ही है, ये लिक्विड है, मतलब कि द्रव वाला एरिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि चीज़ें गल जाती हैं। यहीं पे ही यहाँ से गलने के बाद मैग्मा बनता है और वो यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिएट होगा, भूकंप आएंगे फिर, और ये सॉलिड एरिया है। ये माना हमने कैसे? क्योंकि जो PLS टाइप की जो किरणें होती हैं उसकी वजह से। धरती के अंदर की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे लेके गया हूँ। ठीक है, PLS तरंग। अब इन तरंगों का डिफरेंस क्या होता है? अगर इन तरंगों के बारे में देखें तो यहाँ पे देखें, अगर हम P तरंग को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया P तरंग का। अब P तरंग की जो इंटेंसिटी होती है वो किस टाइप से होती है? P तरंग के बारे में बात करें तो इसकी जो चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि चाल सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, आवृत्ति आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम मापेंगे तो कैसे मापेंगे? इसमें हम राइट करने के लिए ऑप्शन लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ऐसे ऐसे होती है ना, ये आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। यह तीनों माध्यम में जाती है, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये तीनों माध्यम में गमन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में इसका ये गमन करती है। ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब कि ये पैरेलल चलती है, ये समानांतर तरंग कहते हैं इसको हिंदी भाषा में। तो अगर ये गमन करेगी तो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे गमन करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे गमन करेगी, अनुदैर्ध्य तरंग। और इसकी इंटेंसिटी, इसकी सबसे कम चीज़ होती है, वो होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को अगर हम लेंगे इसमें तो हम प्लेट्स की बात कर रहे थे। इन प्लेट्स में अगर देखें तो जब पेंजिया था, पेंजिया उस टाइम पे, ठीक है, पेंजिया को देखें,
हाँ, तो आपने इंडिया का जो मैप देखा हुआ है, इस टाइम पे जब ये टकराया उस यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पे जो सिर का एरिया है, यहाँ पे उस टाइम पे टैथिस सागर था। टैथिस सागर होने की वजह से ये सबडक्ट हुआ, तो यहाँ पे ज्वालामुखी आई, जिसका लावा पूरे एरिया में यहाँ तक फैला। तो यहाँ पे आज भी काली मिट्टी देखने को मिलती है। लेकिन जब वो पानी वाला एरिया ख़त्म हो गया, तो उसके आज भी निक्षेप जो मिलते हैं, कहते हैं जो पैंगोंग लेक है लद्दाख में, खारे पानी की लेक है, तो वो बताती है कि एक टाइम पे ये थ्योरी बिल्कुल सही थी, क्योंकि टैथिस सागर नाम का चीज़ था, वरना इतनी ऊंचाई पे खारे पानी की झील हो ही नहीं सकती। तो ये सत्य है, ऐसा नहीं है कि किसी जियोग्राफर ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बता दी। पर आज की डेट में वो सागर नहीं है, तो अब ये फोर्स अगर ये कंटिन्यूसली लग रहा है, जिसकी वजह से एवरेस्ट की हाइट बढ़ती चली जा रही है और भूकंप आते रहते हैं, और यहाँ पे भूकंप आता है तो उसका एरिया का स्केल यहाँ तक नाप लेते, क्योंकि वो रेडियस तो ऐसे ही वैसे बनाएगा सर्किल में। तो ये एल वेव का चक्कर है, ठीक है। ये अंदर की फोर्स है जो अंदर धरती के अंदर लगता है, जिसकी वजह से हमारे आइलैंड बनते हैं, डूबते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं। लेकिन ऊपर का अगर हम धरती के ऊपर का अगर देखा जाए तो वो वायुमंडल आता है, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे। तो इस फोर्स में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी धरती हो गई। अब यहाँ पे आपको पता है कि हवाएं चलती हैं। टेम्परेचर कहाँ पे होगा? कर्क रेखा, मकर रेखा, ये पूरा ग्लोब है, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले भूमध्य रेखा को हमने पहचाना, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे सूरज लंबवत रहता ही है। सूरज यहाँ से मूव करेगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। ऊपर जाएगा, कर्क रेखा पे आएगा, तो कर्क रेखा पे हम रहते हैं। मध्य प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे कई 8 हमारे स्टेट ज़िले पड़ते हैं। तो यहाँ पे गर्मी रहती है। गर्मियों के टाइम पे सूरज जब इस एरिया पे रहेगा, तो यहाँ पे गर्म हवाएं होंगी। इन हवाओं को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, जो कि 0 से 23 और 0 से 23 नॉर्थ और साउथ के बीच में जो हवाएं चलती हैं उनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। 23 से 35 के बीच 60 के बीच में जो हवाएं चलती हैं उनको पछुआ पवनें कहते हैं। उसके बाद ध्रुवीय पवनें कहते हैं। अब ध्रुवीय पवनें तो ठंडी होंगी, पछुआ पवनें ठंडी और गर्म दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, और ये वाली पवनें गर्म होंगी। पर आपको ये चीज़ पता है, धरती अपने अक्ष पे घूमती है और वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो अगर धरती वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो उसका फोर्स जो हवाओं का है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं हवाएं इस डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ की हवाएं ऊपर साइड मूव करेंगी और ऊपर की हवाएं एंटी क्लॉकवाइज होंगी। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चलती है। वहीं अगर हम नीचे साइड की अगर हवाओं को देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। कभी आप कोई चीज़ को घुमा के देखें, तब आपको ये चीज़ पर्सनली मालूम पड़ेगी। इसको आपको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। अगर हम लट्टू को घुमाते हैं या फिर कोई फ्रिस्बी टाइप की चीज़ें होती हैं जिसको हम उल्टे से घुमाते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा या यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा? यहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा फोर्स होगा, इसका क्लॉकवाइज होगा हवाओं का डायरेक्शन, उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ पे हवाओं का डायरेक्शन बिल्कुल मतलब कि मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि ये बड़ा एरिया है अक्षांशों में देखा जाए तो। अब हवाएं चलती हैं, अगर हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही तो ऑब्वियस सी बात है ना, पानी की जो लहरें हैं वो उनका डायरेक्शन भी यही होगा, फिर तरंगे कहलाएंगी। ये ऊपर साइड जा रही हैं, ये फिर से नीचे आ रही हैं, पर टेम्परेचर गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा, ठंडे से गर्म की तरफ जाएगा। तो हवाओं का एक एरिया बन जाता है। इसकी वजह से जो हवाएं ऊपर नीचे जाती हैं, एक्सचेंज होती हैं, तो उसकी वजह से मौसमी घटनाएँ होती हैं। आगे चल के इन हवाओं का वर्टिकल डायरेक्शन देखें। अभी तो हमने हॉरिजेंटल देख लिया, अब वर्टिकल देखेंगे, ऊपर कैसे जाते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे जाते होंगे ऊपर, ठीक है। तो स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये चक्रवात के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, चक्रवात को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, ये फ्रंट बनते, चक्रवाती फ्रंट। चक्रवात कैसे आएंगे, इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इंडिया की लोकेशन, अब वर्ल्ड मैप देखते हैं यहाँ पे। प्लेटों का खिसकना तो देख लिया ना, क्योंकि इंडियन प्लेट यहाँ पे इससे टकराई तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगा था, जिसकी वजह से पर्वत उठना शुरू हो गए थे। ये हटा देते हैं। ऐसी इतनी सारी प्लेटें हैं जो आपस में टकरा रही हैं या तो दूर जा रही हैं। तो दूर जा रही हैं तो गड्ढे या फिर आइलैंड बन रहे हैं, पास में आ रही हैं तो पहाड़ पर्वत, ऐसे ज्वालामुखी वगैरह की घटनाएं होती हैं।